अभी नोट मत करना कुछ भी, सुनना लैंग्वेज। अगला केस बता रहा हूं। अब ये वाला ईथर देखो, यहां वाला ग्रुप सेम ही रहने देते हैं। इफ आउट ऑफ द टू एल्काइल ग्रुप्स वन इज tertiary, the reaction will occur by SN1 mechanism. ठीक है, सो सेम थिंग हैपेंड, यहां पहुंच गए हम, now we are here. पहला स्टेप सेम है, ये राइट है। अब आपको पता है अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है इधर को, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, आई गेट अ मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है इधर को, इस कार्बन पे पॉजिटिव जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, आई विल हैप्पीली टेक दैट। याद है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। So if either of the group is 3 degree, the same reaction will occur by, और SN में बनना है कार्बोकेटाइन। अब दो कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है। पहला देखो ये यहां पे शिफ्ट हुआ, जब ये यहां पे शिफ्ट हुआ, मैं पूरा शो कर रहा हूं, यहां से बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है, इस ऑक्सीजन को इसका लोन पेयर वापस मिल गया, आई गेट दिस, राइट। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन चुका है, अब आयोडाइड को यहां लगना है। व्हाट इफ this bond breaks from here, then you can well see what happens. I have formation of CS3, C, CS3 plus H2O. Now comes the iodide ion that will attach here, and we have formation of, कुछ गलत हुआ है, मैं ठीक करता हूं उसको, CS3I, this is not H, this is CS3, and I have, so your one product is alcohol and another product is tertiary butyl iodide. रूल क्या है, अगर इन दोनों में से अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है, आयोडाइड को भेजो छोटे ग्रुप के पास, बट अगर दोनों में से एक ग्रुप टर्शरी है तो आयोडाइड को टर्शरी के पास भेज दो, दैट्स इट। लाइट क्लियर? अब सुनना लैंग्वेज। इफ अनसिमेट्रिकल ईथर कंटेन्स a tertiary group, reaction will occur by, then the cleavage of the carbon oxygen bond will take place in such a way that a 3 degree carbocation is generated. और जब ये कार्बोकेटाइन बन गया, आयोडाइड विल हैप्पीली अटैक हियर, राइट है। तो लिखना नीचे, इफ either of the alkyl groups is tertiary, if either of the alkyl groups is tertiary, reaction occurs by SN1 mechanism. Reaction occurs by SN1 mechanism, where the CO bond, breaks in such a way that CO bond breaks in such a way that 3 degree carbocation is formed. 3 degree carbocation is formed. So iodide ion will get attached to the tertiary alkyl group. So the iodide ion will get attached to the tertiary alkyl group. ये समझाया आपको? कॉम्पिटिशंस में भी बहुत बार आता है ये,
इसको मैं पूरा क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, कुछ लगा पता? ठीक है। सो रूल इज वेरी सिंपल। अगर आपके एल्काइल ग्रुप में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप चल रहे हैं, SN2 से जाएगा। और अगर टर्शरी ग्रुप नजर आ गया, आपको पता है आपके हमारे कंपाउंड के अंदर टर्शरी ग्रुप नजर आए तो हम चाहते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बने। रिएक्शन विल गो बाई SN1। क्लियर? देखो नेक्स्ट, 1 मिनट तो एक ही मिलेगा एंड 45 सेकेंड्स आर लेफ्ट। मार्क्स वगैरह मिले होंगे, पेपर हुए थे कुछ नहीं? Anyone who scored above 60 out of 70? Okay, good. और कोई? Anybody who scored below 20 out of 70? Many. है? कौन? तेरे पेपर वगैरह होते हैं स्कूल में? तू है पास? गया था पहले, जबरदस्ती रोज रजिस्टर के पैर पर बोलना। Is it done? तुम्हारा कौन सा स्कूल है? बस, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है ये। Site of cleavage if you have an alkyl aryl ether. So write down the possible products, फिर हम देखेंगे। Please, on the serious note, this is not the way a class has to go, please. पहले अपने आप देखो कि possible products क्या है। There are two set of products possible. You make the two and we will discard one and keep one. बस please, serious. Which bond is going to break? Either this or, so if the site of the cleavage is A, the products will be आएगा ना यहाँ भी। देखो पहले तुम ये देखो ताकि तुम्हें पता लगे, बट वी आर डिस्कसिंग। अब देखो पहले सी द केस ऑफ ए। ये देखो, अगर बॉन्ड यहां से ब्रेकअप होता है, ऑटोमेटिकली एक्टोपियर ऑक्सीजन पे जाना है
ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली H पॉजिटिव उसको मिल गया, यू गेट मीथेनॉल, और I नेगेटिव यहां लग गया। इफ द साइड ऑफ क्लीवेज इज दिस, अगेन द ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, H इसको मिल गया, यू गेट द फिनोल एंड इन एल्काइल। मैं रूल बता दूं पहले, इन एल्काइल अराइल ईथर्स the cleavage is such a way that one of the product is always phenol. One of the products is always phenol. लॉजिक दे लेंगे हम बाद में, और रूल बताया जा चुका है। एक तरफ लगा है बेंजीन रिंग और एक तरफ चाहे कैसा भी ग्रुप लगा हो, आपका फिनोल बनेगा प्रोडक्ट। इसका मतलब साइड ऑफ क्लीवेज इज ऑलवेज बी नॉट ए। और उसका रीजन पता है हमें, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से दिस ए वाला बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, व्हाई शुड इट ब्रेक? ठीक है, सो क्या नाम है इस ईथर का कॉमन? एनिसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट नेम, ओनली वन कॉमन नेम ऑफ ईथर टू बी मेमोराइज्ड इज दिस, एनिसॉल। अब आपको पता है दिस लोन पेयर विल एंटर इनटू कॉन्जुगेशन, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस बॉन्ड गेट्स अ पार्शियल, and if this bond gets partial double bond character, it is not going to break up. डन है, समझाया? सो लिखना, नहीं पहले लिख लो फिर बनाना इसको। ये मैंने बताया है, जस्ट आई हैव गिवन द रीजन व्हाई द साइड ऑफ क्लीवेज इज बी। लिखो, इन alkyl aryl ethers the carbon oxygen bond breaks in such a way that one of the products is, ऐसे लिख लेते हैं, the carbon oxygen bond breaks in such a way that the products are phenol and an alkyl halide. The products are phenol and an alkyl halide. Do I need to give the explanation for that? So you know that why product is phenol, not the iodobenzene or halobenzene. That is because the side of cleavage is B, because the carbon oxygen bond of the A wala has got a partial double bond character. हाँ जी, ये वाला फिनोल से वापिस जाएगा? नो, इसमें पता है क्या है, जो ये वाले प्रोडक्ट है ये अगले HI के साथ रिएक्ट करके फिर आयोडोबेंजीन बन सकता है। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी, नहीं, नो नो नो, ऐसा मत सोचना। ऐसा तुमने सोचना स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री बहुत बुरी हो जाएगी, है ना? अब तुम बोलोगे सर मीथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट करोगे तो आयोडोएल्केन आयोडोबेंजीन बन रहा है, या आयोडो को फिर उसके साथ रिएक्ट कर दो। सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, एवरीवन इज नॉट। क्लियर? ये समझ आ गया सबको? लिखो नेक्स्ट, साइट ऑफ क्लीवेज इन बेंजाइल एल्काइल ईथर्स। द साइट ऑफ क्लीवेज इन बेंजाइल alkyl ethers. ये ग्रुप बेंजाइल है, ढंग से देख लेना। बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है सिंपल वाला, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। तो ये हो गया बेंजाइल, और एल्काइल ईथर बनना है तो साथ में इस तरफ लगा दिया। सो दिस पार्ट इज बेंजाइल, दिस इज एल्काइल, और इसको अगर मैं HI से रिएक्ट करता हूं
यहाँ HBr भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली HI यूज करते हैं हम ज्यादा. Write on the probable products and we'll select one and reject the other. If the side of the cleavage is A, then it will be CH2 I plus CS3, and it will be, क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस प्रोडक्ट समझ आ जाते हैं. ये देखो, यहाँ पे देखो, ये अगर यहां से बॉन्ड ब्रेकअप करेगा, नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन ने जाना है, तो इसके पास तो H ही आना है, वो बन गया मिथेनॉल. तो यहाँ पे लग गया I नेगेटिव. इफ द साइड ऑफ क्लीवेज इज दिस, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे लग गया आयोडीन. Which one to be kept and which one to be rejected? B to be and A to be. So you are saying side of cleavage is B. I differ. है H2O क्या हुआ? अच्छा, पानी. I am giving you a neutral monodentate ligand. समझ नहीं आया इसको? Okay, side of cleavage is A. Reason: this reaction occurs by SN1 mechanism. पहले नोट हो गया ना, अब इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं. Let's go by the mechanism. First step करो कंप्लीट. The ethyl oxygen will get protonated. ये राइट है. अब बताओ, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होना है, कार्बोकेटायन बनेगा, और नो द बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम हियर. This bond will break here. This reaction is going by no, because I see a probability of forming a very, very stable carbocation. ये सेम चीज आई होप यू अंडरस्टैंड. इस H2 को मैंने ओपन अप करके लिखा है. दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, and this benzyl carbocation is highly stabilized by resonance. ठीक है कि नहीं? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, देखना मैं दोबारा से बना दूंगा इसको क्लियरली. ये यहां पे शिफ्ट किया. दिस पॉजिटिव चार्ज now reaches here. अगले स्ट्रक्चर में this shifts here, the positive charge will reach here. In the next structure, this will shift here and the positive charge reaches here.
अब देखो पॉजिटिव चार्ज एक स्ट्रक्चर में यहां पे है, in the next structure 2, 3, 4. One unit positive charge being shared by how many carbon atoms? The magnitude of the positive charge becomes 0.25 and dispersal of the charge leads to stability. आपका जो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? प्राइमरी है, बट आपके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है ये। यस और नो? बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, इसको स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। एंड कीप इन माइंड इस दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। पहले इस कार्बोकेटाइन को देखना कौन सा है ये, बेंजाइल। दिस इज डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बिकॉज एक बेंजीन की वजह से ही 3 नई पोजीशंस पे डीलोकेलाइजेशन हुई, 3, 3, 6, 3, 9 plus 1, 10. This positive charge will be distributed by 10 carbon, magnitude of the charge becomes 1 by 10. इसके बाद आता है कौन सा, ये, this is diphenyl where pH stands for the benzene ring. Then comes ये आपका बेंजाइल and then comes your tertiary. ये कार्बोकेटाइन है, इसी की बात करी जा रहे थे आज तक, और पहली बार बेंजीन रिंग आया है। सो दिस इज द कार्बोकेटाइन वी आर टॉकिंग हियर। अभी बनाना कुछ भी हो, जस्ट सी इट। पहले ये वाला स्टेप देखो, ये क्लियर है। द बेंजाइल एल्काइल ईथर का ऑक्सीजन गेट्स प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दे आर 2 साइड्स ऑफ क्लीवेज। इसका टूटना जनरेट्स अ मिथाइल कार्बोकेटाइन यूजलेस, इस बॉन्ड का टूटना क्रिएट्स अ benzyl carbocation in which the positively charged carbon is directly attached to the benzene ring, और इसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। सो विल प्रेफर दिस साइड ऑफ क्लीवेज एंड हियर आई हैव शोन यू द रेजोनेंस दैट हैपेंस। एम आई अंडरस्टूड हियर? ठीक है। सो बेंजाइल कार्बोकेटाइन I negative ion and I have formation of बेंजीन का, कहां गया, कहां पे, अब यहां वो गलती ना निकाल दो तुम लोग। कुछ समझ आया? सो अपने आप देखो कितने केसेस बने, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक अनसिमेट्रिकल, देन वी हैव द एल्काइल एराइल, देन वी हैव द बेंजाइल एल्काइल ईथर्स। हो गया ये?
सो सिमेट्रिकल ईथर में HI से रिएक्ट करेंगे, इज देयर अ कंफ्यूजन? सिमेट्रिकल ईथर को HI से रिएक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाली है? क्या क्या बनेगा? एन अल्कोहल एंड एन अल्काइल हैलाइड. If it is unsymmetrical ether, what do you look at? अनसिमेट्रिकल ईथर है तो तुम देखते हो जो दो एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है. अगर दोनों ही either 1 डिग्री या 2 डिग्री है, iodide, the halide ion will go to the smaller alkyl group. If either of them is tertiary, halide ion will go to the tertiary. फिर आए हम एल्काइल राइल ईथर पे. हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट? फिनोल बनाना है एक, दूसरा जो भी होगा. और ये आपका बेंजाइल ईथर है. इसमें यू हैव द बेंजाइल हैलाइड गेटिंग फॉर्म्ड प्लस मीथेनॉल. करो क्वेश्चन. गिव द मेजर प्रोडक्ट, give the major product formed by heating the following with HI. पहले में there are chance of confusion happening.
Anybody having NCERT book? एनसीईआरटी बुक में रहने दो, डाउट है? याद है? तुमने क्वेश्चन याद करने शुरू कर दिए हैं? अब देखो ईथर्स के मैंने तो आपको रिएक्शन कराया, ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, ईथरेट्स फॉर्म्ड। एनसीईआरटी में ईथर्स का एक ही रिएक्शन है, ये ओनली वन रिएक्शन, दैट इज द क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड? CO बॉन्ड। आगे प्रोडक्ट, क्या डाउट है तुम्हारा? पैरा होगा, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें पहले बात सुनो, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बट इसमें ये लाइन पढ़ो, वोलेटाइल होगा वो, बस इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेजर इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। मैं बोल रही थी कि जब अगर तुम पेपर में मेजर माइनर नहीं लिख के आओगे तो हाफ नंबर काटने दो उसको। जब भी ऑर्थो पैरा में मेजर लिखना है तो पैरा लिख दो भाई, एनी विदाउट एनी। करें स्टार्ट, बताना। हाँ अब सुनो, इस ईथर में एक अमंत कोई देर इज अ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। मैं बोलता हूं दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे एल्काइल ग्रुप के उस कार्बन को देखना है जिसके साथ वो ऑक्सीजन से अटैच होता है। इस कार्बन को देख के मतलब बड़ा बोलने की यहां पे आके आयोडाइड लग जाएगा, यहां तो ये बॉन्ड तो टूटना ही नहीं है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजिंग अ बिट की द टीचर वाज सेइंग इफ either ऑफ द ग्रुप इज टर्शरी, what I am saying the group as primary or tertiary with respect to this carbon which is attaching to the oxygen, because this is the bond we are talking. तो ये कार्बन 3 डिग्री होगा तब SN1 होगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही क्या है? प्राइमरी, both alkyl groups are primary. So the thing is very simple, iodide has to go to the smaller alkyl group. किसी ने यहां पे I लगाया, प्लीज, होगा, मिलते हैं ऐसे लोग? अगर मैं निकलूं ना सर्च पे अभी 2-4 लेके आऊंगा साथ में, है निकल जाओ इस तरफ को। हाँ, हाँ। ये डन है। क्या मिला मुझे है ये? अब बताओ इसमें व्हाट्स द रूल? Because this carbon which is attached to the oxygen is tertiary, iodide has to come here. So it is CS3 राइट। ये कौन सा केस है? और आपको पता बेंजाइल को तो हमने यहां से तोड़ना है बिकॉज हमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए है। सो दिस इज CH2 10
टेम्परेचर तूने थोड़ी मेंशन करना, वो टीचर की मर्जी है। देखो तो क्वेश्चन आना है ये, देखो तो आना है ना क्वेश्चन। तू क्यों सोच रहा है टेम्परेचर के बारे में? OH है, मतलब OH इसलिए लगाया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, ताकि तुम यहीं से कुछ करना स्टार्ट कर दो कि यार ये फिनोल है, बना देते हैं कुछ। तो रिएक्शन ईथर का है, फिनोल का नहीं है। करेक्ट है। एक ही कार्बन पे अगर दो OH है तब अनस्टेबल है, अलग अलग कार्बन पे जितने मर्जी OH आए। क्या नाम है इसका? कॉमन। चलो सोचना इसके बारे में। अब आ जाओ यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट, रिएक्शन तो ईथर का है, क्या करें? साइड ऑफ क्लीवेज, एक बार देख लेते हैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ये है, प्रोटोनेट होके ये बनेगा, बहुत दूर है वो ग्रुप, नथिंग टू बी डन। यहां से टूटेगा, सो the side of cleavage will be this, it will be CH3 CH2I CH3 CHOH, बिकॉज हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक स्टेरिक हिंड्रेंस ही देख रहे हैं अब, बाकी इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, बिकॉज इट इज द नेक्स्ट कार्बन टू द C. If this would have been the same carbon, then we could have some impact. So यहां भी चलेगा, iodide will go to that group which has lesser steric hindrance. Right है? NCERT का क्वेश्चन है ये, एंड आपको मैं बता दिया है कि NCERT में ईथर का एक ही रिएक्शन है, वो ये है, that makes it very important. So ethers are about two things. बोलो कौन सी? Williamson synthesis and HI. That's it. That's what ethers are. ठीक है, लिखो नेक्स्ट। नहीं बस अब तो टाइम पास कर रहा हूँ। लिखना रिएक्शन विद एयर। क्या? बॉर्डर एग। करें सुना, दिस इज रिलेटेड विद द स्टोरेज ऑफ ईथर्स। अब आपको पता है हमारी लैब में ईथर्स हैं। नो देयर इज अ सैंपल ऑफ ईथर, ऑक्सीजन abundantly available, sunlight there,
The ethers slowly and slowly keep on oxidizing to peroxides. Hydroperoxide, we call them as peroxides. अब सुनना, these peroxides, they explode सुन लेना ये, मतलब दिस इज रिलेटेड विद द प्रिकॉशन ऑफ हैंडलिंग द ईथर्स. अब आप सुनो, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, मैं लैब में ईथर का कोई रिएक्शन कर रहा हूं जिसमें फ्रॉम द सैंपल आई हैव इन द लैब, आई टुक अ सैंपल ऑफ ईथर एंड आई हीटेड इट. देयर आर चांसेस ऑफ दिस थिंग हैपनिंग because that sample of ether over a period of time has gradually got converted into, because lab में वो पड़ा हुआ है, as it is being opened again and again oxygen enters in, sunlight available, so the sample you are having is actually not ether, it is. और अगर आपने किसी भी रिएक्शन के लिए उसको हीट किया, that sample may explode violently. So care has to be taken while storing the ethers. Yeah, care should be taken while heating the old samples of ethers. ये तो लैब की बात है. Suppose ethers are commercially very important compounds, anesthesia में यूज होते हैं ये, they are flavoring agents, they are widely used chemicals. अब आप इमेजिन करो, इंडस्ट्री में एक लॉट आता है ethers का, which is in tons, gallons, a bigger amount. अब by accident that sample of ether gets exposed to, एंड सपोज जब मैंने उसको यूज करना है और मुझे हीटिंग भी रिक्वायर्ड है, व्हाट आई हैव अ डाउट इन माय माइंड, सैंपल हैज बीन एक्सपोज्ड टू एयर एंड सनलाइट, देयर आर चांसेस ऑफ द पेरोक्साइड्स डेवलपिंग हियर. आई कैन नॉट सिंपली हीट द सैंपल ऑफ ईथर बिकॉज दैट विल बी डेफिनेटली एक्सीडेंटल. तो मुझे क्या करना है, बिफोर आई हीट दैट सैंपल ऑफ ईथर, मुझे उसके अंदर टेस्ट करना है कि वेदर पेरोक्साइड बना है कि नहीं. Are you understanding what I'm trying to tell? Just देखो, ये sample of ether है, by accident, suppose it had got exposed to air and sunlight. अब मुझे चेक करना है कि sample of ether के अंदर peroxide बना है कि, तो for that I have a small test. उस टेस्ट से मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर peroxide है कि नहीं. What I do, from this lot, I will take a small amount of the sample, and to that I will add freshly prepared ferrous sulfate followed by addition of potassium thiocyanate. Sample of ether added to that. जब भी FeSO4 होगा फ्रेशली होगा, वर्ड लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा फ्रेशली, ठीक है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट KCNS, if there is formation of a blood red color that confirms that the sample has been oxidized, there is formation of peroxides, so you cannot heat the sample. Before you heat the sample, आपको उसमें से peroxide remove करना पड़ेगा. कुछ पहले पता लगा? So why care should be taken while heating old sample of ethers? Answer the question. Because as it is an old sample of ether, over a period of time, there are big chances of it getting oxidized too. ये क्लियर हुआ? अगर कोई then chances are lesser. But अगर डार्क प्लेस में, डार्क बॉटल में इतना अंधेरा क्यों फैलाना हमने? ये कोई 40 सेक्टर की लैब है या 37 की है? सो लैब ही नहीं है. What you are saying, but कि वहां पे सनलाइट नहीं है, but if you are opening up the lid of the bottle, oxygen may enter in, chance तो है थोड़ा बहुत ना, cannot be ruled out. क्लियर हुआ? ये रिएक्शन लिखो पहले. लिख लिया? कुछ
ये लिखना है हाइड्रोपेरोक्साइड और नीचे ब्रैकेट में एक्सप्लोड वायलेंटली ऑन हीटिंग। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पेरोक्साइड्स। कैन अ मिक्सचर ऑफ, सुना, कैन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन? शुड आई ट्राई दिस? एल्कोहल और ईथर का एक मिक्सचर है, क्या उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए? नो, because the ether of that very sample may have converted to, and distillation involves heating, should not be tried. So likhna, why care should be taken, why care should be taken while distilling? Yes, why care should be taken while distilling the old samples of ethers? ethers, आंसर इट। अपने आप लिख लो जो भी लिखना है, जाने दो आज। दिस क्वेश्चन इज एट योर रिस्क। Why care should be taken while distilling old sample of ethers? Write down the answer. They may contain peroxides. They may contain peroxides which explode violently on heating. Peroxides. They may contain peroxides which explode violently on heating. Next, which test is used for the detection of peroxides? Which test is used for the detection of peroxide in an old sample of ether? Old sample of ether के अंदर peroxide है या नहीं? How do we come to know? लिखना, to a sample of ether, to the sample of ether, add freshly prepared ferrous sulfate followed by, to the sample of ether, थोड़ा सा sample लिया हमने, to the sample of ether add freshly prepared ferrous sulfate followed by addition of KCNS, potassium thiocyanate, followed by addition of KCNS, potassium thiocyanate. Formation of a blood red color confirms the presence of peroxide. Formation of a blood red color confirms the presence of peroxide. Is it okay? Yeah. Let us see what happens here. Freshly prepared ferrous sulfate will give me, Sunna, freshly prepared ferrous sulfate will give me, and if the sample of the ether contains Fe2 positive will get oxidized too, which will combine with this ion of KCNS to form चार्ज आ जाएगा। कौन सा कलर? ये देखो, लॉजिक ऑफ द थिंग्स। सुनना, मैंने डाला फेरस, पर मुझे पता है जो पोटाशियम थायोसाइनेट है वो ब्लड रेड कलर फेरिक के साथ बनाता है, Fe3 पॉजिटिव, और इसने बनाया ना ब्लड रेड कलर। बट मैंने क्या ऐड किया था? मैंने तो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव कौन लेके गया? पेरोक्साइड। नॉट सी हियर,
ether does not contain peroxide, no Fe3 positive, no blood red color. I hope I am understood here. Because Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव तभी ऑक्सीडाइज होगा अगर सैंपल में पेरोक्साइड होगा, बट अगर ईथर का सैंपल सिर्फ ईथर है, Fe2 पॉजिटिव will remain Fe2 positive, which with CNS negative will not form. I hope I am understood here. अब बताओ यहां पे कौन गया है? केवल यहां बाहर लगा लेना कभी। तो इस पे कंसंट्रेट कर। अब ये देखो कौन है ये? Fe2 positive gets oxidized to Fe3 positive by whom? So peroxide will get reduced back to, है ना? अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इसकी रिडक्शन होनी है ना? तो बताओ ईथर on oxidation gives and peroxide on reduction will give. तो इस ये तो मेथड भी बन सकता है पेरोक्साइड को ईथर बनाने का। Do you understand it or not? Just try to understand. Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव बनाया ईथर ने, so it is Fe2 positive plus the peroxide. Fe2 positive goes to and peroxide goes back to. So this is a method for getting peroxide converted to. I hope I am understood here. So लिखना, the peroxides can be removed. अगर आपके ईथर के अंदर पेरोक्साइड का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, peroxides can be removed by shaking the ether, with an aqueous solution of Ki or ferrous sulfate. By shaking the ether with an aqueous solution of potassium iodide or ferrous sulfate, and you know what will happen. So peroxide will change to, by oxidizing I negative 2, I2. Do I need to understand it properly? देखो ये ईथर का सैंपल है, I have tested it positive for peroxide. अब मैंने इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया, पोटाशियम आयोडाइड gets oxidized to, and the sample of ether में जो peroxide है that will reduce back to ether. आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? ferrous sulfate, which will give Fe2 positive ion. Ferrous sulfate gets oxidized to and peroxide gets reduced back to ether. कुछ आया समझ? अब क्वेश्चन बनाता हूं एक, fill in the blanks. Dash are the oxidized products of ethers. Peroxide. तो ईथर ऑक्सीडाइज होके पेरोक्साइड बना है ना, तो अगर ईथर वापस लेना है तो उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी ना। ईथर की रिडक्शन करनी है तो किसी को तो ऑक्सीडेशन करवानी है। सो आई एम ऑक्सीडाइजिंग आयोडाइड और फेरस, बिकॉज फेरस तो दुनिया में बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है, इतना इजीली ऑक्सीडाइज होता है कि फेरस सल्फेट को फ्रेशली बनाना पड़ता है। वी कांट स्टोर इट ओवरनाइट। कि कल केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कराना है और आज मैं लैब असिस्टेंट को बोल दूं कि भाई फ्रेशली पर दिस FeSO4 बना के चला जा, वो बना के गया, कल बन चुका है फेरिक। बिकॉज Fe2 पॉजिटिव हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ गोइंग इनटू Fe3 पॉजिटिव। सो फेरस सल्फेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली। ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे को वाइवा में, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, बिकॉज यू विल बी, कोई सॉल्ट आपको टेस्ट पूछा, उसमें आपने वर्ड यूज कर दिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड, टीचर बोलेगा भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो तुम तो कुछ और बोल दोगे ना, है? समझ आया ये?
लिखो लास्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। Substitution reaction of aromatic ईथर्स। aromatic ethers. आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कहां होते हैं? बेंजीन रिंग पे। अब सो क्या देख रहे हो आप? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, बेंजीन रिंग की विच पोजीशंस हैव बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। एज अ रिजल्ट आने वाला इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा आना, और क्या ज्यादा करेगा कि कम करेगा? ज्यादा करेगा, बिकॉज अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो लिखना एल्कोक्सी ग्रुप, ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप, ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, दिस प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट is orthopara directing and ring activating. जैसे हमने याद है हेलो एल्केन्स में भी किया था एंड में, फिर हमने फिनोल्स में किया सेम। मैं दोबारा से बोलता हूं, एल्कोक्सी ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग। प्लस माइनस किसका? आई तो है ही नहीं है। ये देखो लोन पेयर जब भी आएगा तो प्लस है, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट दिस इलेक्ट्रोफाइल इज वेटिंग फॉर। आउट ऑफ द टू विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? पैरा। श्योर? पक्का? Yes, sir. लिखो है, आई दो है, प्लस आई माइनस आई, एंड थर्ड इज मी आई। हाँ, प्लस आई होता है एल्काइल ग्रुप का, माइनस देखो आई आई इफेक्ट ये है जब आपकी सैचुरेटेड कार्बन चेन है, ये देखो ऑल सिंगल बॉन्ड्स, इसके साथ ये ग्रुप लगा, अगर ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई, और अगर ये ग्रुप इस तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो प्लस आई। बट लोन पेयर है तो प्लस है, तो आर है, वो माइनस आर या प्लस आर है वो डिफरेंट बात है, इसका प्लस आर है। लिखो what's the name? करो ये कंप्लीट।
एनीसॉल के रिएक्शन ऑफ एनीसॉल, अपर वन इज ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन in presence of important सर मैडम को आपके सामने बैठे फिर पढ़ो ना लड़ना तो मोटिवेशन बोल रहा है कि मैं मोटिवेशन क्लास में हो जाती ओल्ड कंपनी फीचर दोस्ती उड़ाती है फिर उड़ाने की बात कर रहा हूँ तो मेरे को उड़ाएगा मैं तो तुम लोग हो गया. So at ortho and para, bromine will get attached, where para product will be the major. Here NO2 group attached. हमारे स्पॉन्सर बीवन चले तो आप हमारे स्पॉन्सर हो गए अगली क्लास में क्या करना है हमने? न्यू चैप्टर या थोड़ा बहुत करना है इसका कुछ? बहुत टाइम ये देखो ये दो कॉपी बन गई वही एक ये सिर्फ ऑर्गेनिक 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ था एल्कोहल फिनोल? नहीं, ये तो डेट प्रूफ 12 सितंबर तो कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करो स्टैंडर्ड नाम बोलो. एक महीना लगा 12 सितंबर अब एक एल्डिहाइड कीटोन पे टाइम लगना है, बाकी तो 2 ब्रोमो एनिसॉल, 4 ब्रोमो एनिसॉल. आईवीएससी ने एनिसॉल चलेगा. हाँ, इसका नाम 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन. अब प्रॉपर्टी आ जाते हैं करने में, दिल पे ले लेते हैं अब. इट इज 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी बेंजीन 4 ब्रोमो, बिकॉज दोनों ही सबडिजुएंट है. हैलोजेंस आर नेम्ड एज सबडिजुएंट, ईथर्स आर नेम्ड एज सबडिजुएंट. 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी. ये भी आपको पता है NO2 ग्रुप भी सबडिजुएंट है. 3 सबडिजुएंट वाले ग्रुप आपके सामने है आज, ईथर, हैलोजन एंड NO2. 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन. इसका नाम, ये मिथॉक्सी है, ये अल्काइल है. डिपेंडिंग ऑन ये इथाइल मिथाइल है, दोनों ही सबडिजुएंट है.
ये तुम करके लाना जो तुमसे होगा नहीं। साइकिलिंग कितनी देर करता है तू? तेरा घर कितना दूर है? हैं? ज्यादा है। बताओ जरा आप कौन सा ग्रुप? कौन सा? अच्छा देखता हूँ, 2 मिनट दिख रहा हूँ।